जय हिंद बच्चों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं विषय व्यवसाय अध्ययन का पहला अध्याय व्यवसाय की प्रकृति एवं उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आज हम व्यवसाय के बारे में विस्तार पूर्वक समझेंगे। व्यवसाय का अर्थ समझने से पहले दो क्रियाओं के बारे में चर्चा करना आवश्यक है। पहली है आर्थिक क्रिया एवं दूसरी है अनार्थिक क्रिया। आर्थिक क्रियाएं वे क्रिया हैं जिनका उद्देश्य आवश्यकता की संतुष्टि के लिए धन कमाना है, एवं वे क्रियाएं जिनको हम मुद्रा में माप सकते हो वे क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए खेती करना, कुम्हार का बर्तन बनाना, अध्यापक का पढ़ाना एवं डॉक्टर द्वारा रोगी का इलाज करना, ये सभी आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। हमारी दूसरी क्रिया है अनार्थिक क्रियाएं। अनार्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जो आय का उपार्जन नहीं करती हैं, अतः हम इन्हें मुद्राओं में नहीं माप सकते। दया, सहानुभूति, मित्रता, मनोरंजन आदि से प्रेरित होकर मनुष्य ये क्रियाएं करता है। इसके उदाहरण हैं माता द्वारा बच्चों का पालन पोषण करना, डॉक्टर द्वारा अपने परिवार के सदस्य का इलाज करना। बच्चों, अब हम व्यवसाय का अर्थ समझेंगे। व्यवसाय का अर्थ है व्यस्तता, अतः मनुष्य की वे क्रियाएं जो धन उपार्जन में सहायता करती हैं व्यवसाय कहलाती हैं। उदाहरण के लिए निर्माता द्वारा वस्तु का उत्पादन करना, अतः उत्पादन से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक वस्तुओं को पहुंचाने में जो भी क्रियाएं उपयोग में आती हैं या जो भी क्रियाएं की जाती हैं वे सब व्यवसाय के अंतर्गत होती हैं। अब हम व्यवसाय की विशेषताओं को विस्तार पूर्वक समझेंगे। पहली विशेषता है आर्थिक क्रिया। व्यवसाय को मानवीय आर्थिक क्रिया कहा जाता है क्योंकि ये पशु पक्षी द्वारा नहीं की जाती, बल्कि व्यवसाय की क्रियाएं मनुष्य के द्वारा की जाती हैं। दूसरी विशेषता है पारस्परिक संतुष्टि। व्यवसाय के अंतर्गत जो भी क्रियाएं की जाती हैं या जो भी व्यक्ति सम्मिलित होते हैं वह पारस्परिक सहयोग एवं पारस्परिक हित के लिए कार्य करते हैं। तीसरी, साहस का तत्व, अतः व्यवसाय में साहस का तत्व निहित होता है। बिना साहस के कोई भी व्यवसाय नहीं किया जा सकता, चाहे वह व्यवसाय छोटा हो या बड़ा। चौथी विशेषता है वस्तुओं और सेवाओं का विक्रय, अतः व्यवसाय में वस्तु एवं सेवाओं का विक्रय किया जाता है। निजी उपयोग के लिए यदि हमने वस्तुओं का निर्माण किया है तो वह क्रिया व्यवसाय के अंतर्गत नहीं आएगी। व्यवसाय की पांचवी विशेषता है जोखिम का तत्व, अतः किसी भी व्यवसाय में जोखिम अवश्य होता है क्योंकि व्यवसाय का भविष्य अनिश्चित होता है। व्यवसायी को स्वयं ही नहीं मालूम कि उसे भविष्य में लाभ होगा या हानि, अतः व्यवसाय छोटा हो या बड़ा हो पर उसमें जोखिम अवश्य होता है। व्यवसाय की छठवीं विशेषता है लाभ प्राप्ति, अतः व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य लाभ प्राप्त करना या लाभ कमाना है। आइए बच्चों, अब हम व्यवसाय का महत्व पढ़ेंगे। व्यवसाय का पहला महत्व है प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, अतः हमारे देश में जो भी प्राकृतिक संसाधन हैं जैसे जल, भूमि, खनिज पदार्थ, इनका उचित उपयोग एक व्यवसाय द्वारा ही किया जाता है। इसका दूसरा महत्व है सामाजिक जीवन स्तर में सुधार, अतः व्यवसाय के माध्यम से कई लोगों को रोजगार प्राप्त होता है जिससे कि उनका जीवन स्तर ऊपर उठता है। तीसरा इसका महत्व है
आर्थिक नियोजन में सहायक। अतः व्यवसाय के माध्यम से हम आर्थिक योजनाएं बनाते हैं एवं अपने देश को विकसित करते हैं। व्यवसाय का चौथा महत्व है मानवीय संसाधन का अधिकतम उपयोग। अतः व्यवसाय के कारण ही इस मशीनीकरण युग होने के बाद भी हमें मशीनों के रखरखाव एवं सुधारने के लिए मनुष्य की नियुक्ति करने की आवश्यकता पड़ती है। व्यवसाय का पांचवा महत्व है न्यूनतम लागत। अतः व्यवसाय के माध्यम से ही हम प्रयास करते हैं कि हम न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करें। इसका लाभ उपभोक्ता को ही मिलता है, क्योंकि इसके कारण ही उपभोक्ताओं को कम मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध कराई जाती है या उन्हें वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। आइए बच्चों, अब हम पेशा को विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। पेशा एक आर्थिक क्रिया है जिसमें पूर्व प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। पेशे के अंतर्गत शारीरिक श्रम की अपेक्षा मानसिक श्रम की अधिक आवश्यकता पड़ती है। अतः हम कह सकते हैं वे आर्थिक कार्य जिनमें पूर्व प्रशिक्षण प्राप्त कर व्यक्ति अपने कौशल एवं व्यवहार द्वारा अन्य व्यक्तियों को सेवा प्रदान करता है, पेशा कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे डॉक्टर द्वारा चिकित्सा करना या फिर वकील द्वारा मुकदमा लड़ना या अध्यापक के द्वारा अध्यापन कार्य करना। अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक है रोजगार। सबसे पहले हम रोजगार का अर्थ विस्तार पूर्वक समझेंगे। रोजगार एक आर्थिक क्रिया है जिसमें नियमों एवं पारिश्रमिक के आधार पर अनुबंध किया जाता है। जो व्यक्ति सेवा देता है वह कर्मचारी कहलाता है और जो व्यक्ति सेवा प्राप्त करता है वह नियोक्ता कहलाता है। अतः रोजगार के अंतर्गत कर्मचारी एवं नियोक्ता के मध्य अनुबंध किया जाता है। रोजगार के अंतर्गत कर्मचारियों को वेतन, मजदूरी, बोनस आदि दिए जाते हैं। तो बच्चों, आप रोजगार का अर्थ समझ गए होंगे। अब हम इस कड़ी को जोड़ते हुए आगे व्यवसाय के आर्थिक उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे। व्यवसाय का पहला आर्थिक उद्देश्य है लाभ अर्जित करना। अतः व्यवसाय में जो भी कार्य किया जाता है या जो भी क्रियाएं की जाती हैं उनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना है। व्यवसाय का दूसरा आर्थिक उद्देश्य है साधनों का उचित प्रयोग। अतः एक व्यवसायी के पास मानव, मशीनरी, सामग्री, शक्ति आदि होते हैं और इनका उचित उपयोग व्यवसाय के माध्यम से ही किया जाता है। व्यवसाय का तीसरा आर्थिक उद्देश्य है उत्पादन में वृद्धि। अतः प्रत्येक व्यवसायी ये प्रयास करता है कि कम लागत पे वो अधिकतम उत्पादन करे, क्योंकि इसका लाभ उपभोक्ताओं को भी मिलता है। उपभोक्ताओं को कम मूल्य पर श्रेष्ठ वस्तुएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इसका चौथा उद्देश्य है मांग उत्पन्न करना। अतः व्यवसाय के माध्यम से ही नए उत्पाद उपभोक्ता तक पहुंचाए जाते हैं या व्यवसाय के माध्यम से ही विज्ञापन द्वारा बाजार में कोई भी नई वस्तु की जानकारी दी जाती है। अतः इसका उद्देश्य है मांग उत्पन्न करना। इसका पांचवा उद्देश्य है आवश्यकताओं को पूरा करना। अतः व्यवसाय के द्वारा ही उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आप लोग व्यवसाय के उद्देश्य समझ गए होंगे।
बच्चों, अब हम आगे व्यावसायिक जोखिम के बारे में पढ़ेंगे। व्यवसाय जोखिम से आशय है व्यावसायिक अनिश्चितताओं एवं अनपेक्षित घटनाओं के कारण यदि हमें हानि होती है या जितना लाभ का अनुमान हमने लगाया था वो लाभ नहीं हो पाता है तो इसे ही हम व्यावसायिक जोखिम कहते हैं। इन घटनाओं पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता। उदाहरण के तौर पर मोटर बाइक की मांग बढ़ जाने पर स्कूटर की बिक्री पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। आइए बच्चों, अब हम व्यावसायिक जोखिम की प्रकृति को विस्तार पूर्वक समझेंगे। पहला पॉइंट है, व्यावसायिक जोखिम अनिश्चितताओं के कारण उत्पन्न होती है, अतः व्यवसाय का भविष्य अनिश्चित होता है। व्यवसायी को स्वयं ही नहीं पता कि भविष्य में उसे लाभ होगा या हानि, अतः व्यवसाय में जोखिम का तत्व अवश्य होता है। दूसरा पॉइंट है, जोखिम व्यवसाय का अनिवार्य तत्व, अतः व्यवसाय छोटा हो या बड़ा हो, बिना जोखिम के हम कोई भी व्यवसाय नहीं शुरू कर सकते। इसका तीसरा पॉइंट है, लाभ जोखिम वहन करने का पुरस्कार, अतः व्यवसाय में आगे चलकर यदि व्यवसायी को लाभ प्राप्त होता है तो वह व्यवसायी के लिए एक पुरस्कार के समान है। इसका फोर्थ पॉइंट है, जोखिम व्यवसाय की प्रकृति एवं आकार पर निर्भर है। बच्चों, मैंने आपको बताया था बिना जोखिम के कोई भी व्यवसाय हम शुरू नहीं कर सकते, अतः जोखिम व्यवसाय के आकार पर निर्भर करता है। यदि छोटा व्यवसाय है तो कम जोखिम है और यदि बड़ा व्यवसाय है तो अधिक जोखिम है। बच्चों, अब हम व्यवसाय में लाभ की भूमिका को विस्तार पूर्वक समझेंगे। क्या आपको लगता है कि व्यवसाय में लाभ होना आवश्यक है? आइए हम इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं। व्यवसाय में लाभ होना क्यों आवश्यक है? सबसे पहला पॉइंट, व्यवसाय का अस्तित्व को कायम रखना। यदि एक व्यवसायी ये सोचता है कि उसका व्यवसाय लंबे समय तक स्थापित रहे तो उसके लिए उसे व्यवसाय में लाभ होना आवश्यक है। यदि उसे निरंतर हानि होती रहेगी तो एक समय ऐसी स्थिति आएगी कि उसे अपना व्यवसाय बंद करना होगा। व्यवसाय का अस्तित्व कायम रखने के लिए व्यवसाय में लाभ होना आवश्यक है। इसका दूसरा पॉइंट है, व्यवसाय की कार्यक्षमता में वृद्धि के लिए व्यवसाय में लाभ होना इसीलिए आवश्यक है क्योंकि व्यवसाय में कार्य करने वाले कर्मचारियों को इस लाभ का अतिरिक्त हिस्सा दिया जाता है, वो भी बोनस के रूप में। अतिरिक्त लाभ का हिस्सा मिलने से या बोनस मिलने से कर्मचारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। इसका अगला पॉइंट है, आंतरिक कोषों की स्थापना। व्यवसाय में निरंतर लाभ होने के कारण ही हम आंतरिक कोषों की स्थापना कर सकते हैं। बाहरी वित्त स्रोतों की आवश्यकता हमें कम पड़ेगी। इसका अगला पॉइंट है, लाभ जोखिम वहन करने के पुरस्कार के रूप में। अतः व्यवसाय में आगे चलकर यदि व्यवसायी को लाभ प्राप्त होता है तो वह व्यवसायी के लिए एक पुरस्कार के समान है। व्यवसायी एवं कर्मचारी दोनों की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। इसका अगला पॉइंट है, आर्थिक सुदृढ़ता। अतः व्यवसाय में निरंतर लाभ होने से व्यवसाय की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। व्यवसायी एवं कर्मचारी दोनों की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। अब बच्चों, हम उद्योग को विस्तार पूर्वक समझेंगे। पूर्व की कक्षाओं में आपने उद्योग का अर्थ तो पढ़ा होगा, परंतु अब हम इसे विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे या हम इसे विस्तार पूर्वक समझेंगे। उद्योग के अंतर्गत वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है।
मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयास करता है। इन्हीं प्रयास को हम उद्योग कहते हैं। उद्योग के अंतर्गत प्रकृति से मिले उपहार की उपयोगिता को बढ़ाया जाता है। उदाहरण के लिए रुई से कपड़ा बनाना, धातुओं से आभूषण बनाना, मिट्टी से गमले आदि बनाना। अब हम उद्योग के वर्गीकरण को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। उद्योगों को 3 भागों में बांटा है: प्राथमिक उद्योग, द्वितीयक उद्योग एवं तृतीयक उद्योग। बच्चों, सबसे पहला है प्राथमिक उद्योग। प्राथमिक उद्योग वह उद्योग है जिसका सीधा संबंध प्राकृतिक संसाधनों से होता है। इसके अंतर्गत पहला आता है निष्कर्षण उद्योग। अतः वह उद्योग जिसके के अंतर्गत हम जल, भूमि, वायु आदि से पदार्थ निकालकर उसका सीधे तौर पर प्रयोग करते हैं, निष्कर्षण उद्योग कहलाता है। इसके उदाहरण हैं मछली पकड़ना, समुद्र से मोती निकालना एवं खेती करना। इसके अंतर्गत दूसरा जन्यक उद्योग आता है। जन्यक उद्योग लाभ अर्जित करने के लिए पशुओं एवं वनस्पतियों की जाति प्रजाति में प्रजनन कराकर संख्या में वृद्धि की जाती है। इसके उदाहरण हैं मुर्गी पालन, पशुपालन, गुलाब के पौधों की नर्सरी आदि। बच्चों, अब हम द्वितीयक उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत कच्चे माल को अधिक उपयोगी बनाया जाता है। इसमें पहला आता है निर्माणी उद्योग। अतः वह उद्योग जिसमें प्रकृति से मिले कच्चे पदार्थ को हम और अधिक उपयोगी बनाते हैं। उदाहरण के लिए गन्ने से शक्कर बनाना, रुई से कपड़ा बनाना, सोने से आभूषण बनाना आदि। इसका दूसरा भाग है या इसमें दूसरा सम्मिलित हम करते हैं रचनात्मक उद्योग। रचनात्मक उद्योग वह उद्योग है जिसमें हम निश्चित स्थान पर निर्माण का कार्य करते हैं। पहले से ही तय होता है कि हमें किस स्थान पर निर्माण कार्य प्रारंभ करना है। इसके उदाहरण हैं सड़क, बांध, पुल आदि का निर्माण करना। बच्चों, तीसरा उद्योग है तृतीयक उद्योग। अतः ये उद्योग सेवा प्रदान करते हैं। इसके मुख्य उदाहरण हैं बैंकिंग, बीमा कंपनियां, परिवहन एवं विज्ञापन। ये उद्योगों को और अधिक विकसित करने में हमारी मदद करते हैं। बच्चों, अब हम सबसे प्रमुख टॉपिक वाणिज्य के बारे में पढ़ेंगे। वाणिज्य के अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय विक्रय किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य वस्तुओं को उत्पादक से अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाना है। उत्पादक से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने में जो भी क्रियाएं की जाती हैं वे सभी वाणिज्य में सम्मिलित होती है। इसके अंतर्गत हस्तांतरण, एकत्रीकरण, संग्रह, बीमा आदि कार्य आते हैं। वाणिज्य के अंतर्गत व्यापार एवं व्यापार के सहायक को सम्मिलित किया जाता है। अब इस कड़ी को आगे जोड़ते हुए हम व्यापार का अर्थ समझेंगे। व्यापार का अर्थ है वस्तुओं का क्रय एवं विक्रय, जिसका कि मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना है। अतः लाभ कमाने के उद्देश्य से जब हम वस्तुओं का क्रय एवं विक्रय करते हैं तो उसे हम व्यापार कहते हैं। व्यापार का वर्गीकरण आगे अब हम पढ़ते हैं। बच्चों, अब हम व्यापार का वर्गीकरण पढ़ेंगे। व्यापार को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, देशी व्यापार एवं विदेशी व्यापार। पहले हम देशी व्यापार को समझेंगे। पुनः देशी व्यापार को 2 भागों में विभाजित किया है। पहला है क्षेत्र के आधार पे, दूसरा है मात्रा के आधार पे।
पहले हम क्षेत्र के आधार पे देखेंगे। क्षेत्र के आधार पे पहला है स्थानीय व्यापार। अतः जब क्रेता एवं विक्रेता एक ही शहर, गांव, कस्बे के होते हैं तो हम उसे स्थानीय व्यापार कहते हैं। दूसरा है प्रांतीय व्यापार। अतः जब क्रेता एवं विक्रेता एक ही प्रांत के हों तो वह प्रांतीय व्यापार कहलाता है। तीसरा है राष्ट्रीय व्यापार। अतः जब क्रेता एवं विक्रेता संपूर्ण राष्ट्र में फैले हों तो उसे हम राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अब हम मात्रा के आधार पर देखेंगे। मात्रा के आधार पर दो प्रकार के व्यापार होते हैं, थोक व्यापार एवं फुटकर व्यापार। सबसे पहले थोक व्यापार, वह व्यापार जिसमें वस्तु का क्रय एवं विक्रय बड़ी मात्रा में किया जाए वह थोक व्यापार कहलाता है। फुटकर व्यापार, वह व्यापार जिसमें वस्तु का क्रय एवं विक्रय छोटी मात्रा में किया जाए वह फुटकर व्यापार कहलाता है। बच्चों, अब हम विदेशी व्यापार को समझेंगे। दो देशों के मध्य होने वाले व्यापार को हम विदेशी व्यापार कहते हैं। इसके अंतर्गत पहला आयात व्यापार आता है, दूसरा निर्यात व्यापार और तीसरा आयात निर्यात व्यापार। आयात व्यापार का अर्थ है जब हम दूसरे देशों से वस्तुओं का क्रय करते हैं तो वह आयात व्यापार कहलाता है, परंतु जब हम दूसरे देश को वस्तु विक्रय करते हैं तब वह निर्यात व्यापार कहलाता है। तीसरा आयात निर्यात व्यापार का अर्थ है हमने वस्तु क्रय तो की परंतु उसे हमारे देश में उपयोग के लिए नहीं बल्कि निर्यात करने के लिए, तब वह आयात निर्यात व्यापार कहलाता है। आशा है कि आप व्यापार का अर्थ एवं उसका वर्गीकरण अच्छी तरह से समझ गए होंगे। व्यापार का आशय समझने के बाद अब हम व्यापार की विशेषताएं समझेंगे। पहली विशेषता है दो पक्षों का होना। अतः व्यापार के लिए दो पक्ष क्रेता एवं विक्रेता का होना अनिवार्य है। दूसरी विशेषता है हस्तांतरण। अतः इसमें वस्तु विक्रेता से क्रेता के पास हस्तांतरित होना आवश्यक है। अर्थात पहले वस्तु विक्रेता के पास होती है, हस्तांतरित होते हुए वह वस्तु क्रेता के पास पहुंच जाती है। इसकी तीसरी विशेषता है वैधानिकता। वस्तुओं का हम जो भी हस्तांतरण करेंगे वह वैधानिक होना चाहिए। चौथी इसकी विशेषता है लाभ की प्राप्ति। व्यापार के अंतर्गत जो भी क्रियाएं की जाती हैं उसका मुख्य उद्देश्य लाभ प्राप्त करना होता है। इसकी पांचवी विशेषता है वाणिज्य का अंग। व्यापार वाणिज्य का ही एक अंग है, क्योंकि हमने पूर्व में पढ़ा था वाणिज्य में दो क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं, व्यापार एवं व्यापार के सहायक। व्यापार भी वाणिज्य का ही एक अंग है। तो बच्चों, आशा है कि इस अध्याय को आपने अच्छे से समझा होगा। अब मैं गृह कार्य के लिए आपको कुछ प्रश्न दे रही हूँ, उसके उत्तर आपको कॉपी में लिखना है। पहला प्रश्न है व्यवसाय, पेशा एवं रोजगार में 5 अंतर लिखिए। दूसरा प्रश्न है व्यवसाय में लाभ की भूमिका लिखिए। तीसरा प्रश्न है उद्योग किसे कहते हैं? उद्योग का वर्गीकरण बताइए। एवं मेरा चौथा प्रश्न है वाणिज्य से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों, आज का अध्याय आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब हम अगली कक्षा में पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।